सभागार में उपस्थित देवियों, सज्जनों और मित्रों, सबसे पहले मैं आज के कार्यक्रम में सभी यंग अचीवर्स को, जिन्हें कश्मीर यंग लीडरशिप अवार्ड मिला है, बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। अवार्ड्स की संख्या सीमित होती है और इसलिए विभिन्न क्षेत्रों में जो नौजवान बच्चे और बच्चियां नए जोश के साथ अपनी छाप छोड़ रहे हैं, यथास्थिति को, स्टेटस को बदल रहे हैं, उन्हें भी इस अवार्ड का हकदार मानते हुए मैं जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। पुराने जमाने में जब युवा वर्ग माने यूथ नए विचारों और परिवर्तन की बात करता था तो हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती थी कि भाई बहुत लीडर ही झाड़ रहा है। वो उनके नए विचारों के प्रति एक प्रकार का सरकाज़्म होता था, क्योंकि पुरानी पीढ़ी में कम लोग हैं जो नई पीढ़ी के नए विचारों को सहजता से स्वीकार कर लेते हैं। थोड़ा कठिन होता है, लेकिन अब समाज में ऐसे लोग काफी आ गए हैं जो उसे स्वीकार कर रहे हैं। लीडर शब्द सबसे पहले 14वीं सेंचुरी में इस्तेमाल किया गया और उसका मतलब मैंने अर्थ था, मीनिंग थी, लीडर वो जो गाइड की तरह काम करे, सफर में, किसी सफर में आगे आगे चले, जो पीछे आ रहे हैं उन लोगों को सही रास्ता दिखाए। और इसलिए विभिन्न क्षेत्रों के जो यंग लीडर्स हमारे बीच मौजूद हैं, वो आवाम के गाइड हैं, नए विचारों और परिवर्तन के फ्लैग बियरर हैं। उनके लिए पास्ट मायने नहीं रखता है, बल्कि वर्तमान और भविष्य के बीच में एक बैलेंसिंग पावर के रूप में ये यंग अचीवर्स या यंग लीडर्स काम करते हैं और परिवर्तन की अदम्य ललक के साथ वह जम्मू कश्मीर का तथा पूरे हिंदुस्तान की शान बढ़ाने का काम कर रहे हैं। शौक को रहनुमा बना जो हो चुका कभी न देख, आज आग दबी हुई निकाल, आग बुझी हुई न देख। There is no better source of growth for a country or a region than the power of youth. With the help of technology and benefits of globalization, the young population is the true maker of an advanced and equal society. मित्रों, जम्मू कश्मीर की 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु वर्ग की है और हमारे देश की औसत आय, एवरेज आयु की बात अगर करें तो मोटे तौर पर 29 वर्ष 30 वर्ष है। अगर हम अन्य डेवलप्ड कंट्रीज से इसकी तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो चीन की औसत आय 37 इयर्स, अमेरिका की औसत आय 45 इयर्स और यूरोप की 48 इयर्स है। ये आंकड़े साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा युवा शक्ति, यूथ पावर कहीं है तो वो हिंदुस्तान में है, जम्मू कश्मीर में। और इसलिए आपसे तरक्की के इस सफर में ज्यादा से ज्यादा योगदान देने की मैं अपेक्षा रखता हूं और आप सबसे अपील भी करता हूं। मित्रों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं, बल्कि मैं अनेक बार ये बात कहता हूं और इसका ध्यान भी रखता हूं कि हमारा जो नौजवान है, हमारी जो
युवा पीढ़ी, हमारे जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो चाहते क्या हैं और उनकी ख्वाहिशें क्या हैं। मेरा भी मिलना होता है नौजवानों से भी, समाज के विभिन्न लोगों से भी। अलग अलग मौकों पर बातचीत या संवाद से जो कुछ मैंने समझा है, मुझे 5 महत्वपूर्ण प्रियॉरिटीज समझ में आती हैं जम्मू कश्मीर के नौजवान बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए। पहला, उन्हें योग्यता के अनुसार एम्प्लॉयमेंट मिले, ये पहली आवश्यकता है। दूसरा, इंटरप्रेन्योर बनने के लिए उन्हें अवसर और साधन उपलब्ध हो सके। तीसरा, जो दुनिया की या मार्केट की जरूरत है, उस हिसाब का स्किल उनमें पैदा किया जा सके और उसके अनुरूप उन्हें मॉडर्न एजुकेशन, साइंटिफिक एजुकेशन प्राप्त हो। चौथा जो मैं बात समझता हूं कि युवा की जो बेचैनी है, वो करप्शन कैसे खत्म हो और जिसे हम बैड गवर्नेंस करते हैं वो गुड गवर्नेंस में कैसे तब्दील हो। और 5वीं प्रियॉरिटी मैं समझता हूं कि हर नौजवान की ये है कि कैसे स्वस्थ समाज हो, शांतिपूर्ण समाज हो और सुरक्षित जीवन जीने लायक समाज हो। ये 5 मोटे तौर पर मैं प्रियॉरिटी और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि लंबे समय से यहाँ पीस इस्टेब्लिश करने का प्रयास कम हो रहा था, पीस परचेज करने का या बाई करने का प्रयास ज्यादा हो रहा था। और मैं ये बात आपके बीच बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि मेरा पूरा यकीन है कि यहाँ पीस इस्टेब्लिश करनी है, पीस बाई नहीं करनी है, परचेज नहीं करनी है। लगभग 13 महीने मुझे हुए हैं यहाँ आए। मैं भी विद्यार्थी था, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में थोड़ी सक्रियता थी, विद्यार्थी जीवन में भी। जो निजी अनुभव थे उस हिसाब से 31 अक्टूबर को मैं अगस्त 7 को आया था। एक कार्यक्रम इसी सभागार में हुआ था और उस दिन हमने जो कार्यक्रम किया था, देश भर के सोशल एंटरप्रेन्योर्स को बुलाया था, इंडस्ट्री बिजनेस के लोगों को भी बुलाया था, एकेडमिया के लोगों को भी बुलाया था। और चर्चा दिन भर ये की थी, एक मिशन यूथ का प्रोग्राम हम पूरे जम्मू कश्मीर में शुरू करना चाहते हैं, तो कैसे किया जाए और उसमें क्या क्या किया जाए। और मुझे लगता है कि जो बातें मैंने पहले कही उनको ध्यान में रखते हुए एक कार्य योजना बनी। और आज आपके बीच मैं कह सकता हूं कि यह तथ्य आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की आबादी मोटे तौर पर 1.25 करोड़, मैंने 1.25 करोड़ के आसपास है। अगर सरकारी नौकरी के आंकड़ों को देखेंगे आप, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, तो 4 लाख से ज्यादा लोग यहाँ सरकारी नौकरी में है और मोटे तौर पर 1 लाख से थोड़े कम डेली वेजर्स है। तो ये आंकड़ा 5 लाख के आसपास पहुंचता है। अगर इसको कंपेयर करेंगे देश के दूसरे राज्यों से जिनकी आबादी हमसे 8 गुना 10 गुना ज्यादा है, तो शायद वहां भी इतना गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं कि उसमें अधिकांश लोग किस तरीके से आए, ये आपके विचार का विषय होगा। लेकिन गवर्नमेंट में भी जो वैकेंसीज हैं उनकी नियुक्तियां हों, इसका एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म डेवलप किया गया है। और मैं कहना चाहता हूं कि अब तक 12,000 पदों की भर्तियां हुई हैं, कुछ लोग ज्वाइन कर लिए हैं, कुछ लोगों का वेरिफिकेशन हो रहा है और इसलिए उसमें टाइम लग रहा है कि कुछ बातें उसमें हमने जोड़ दी थी। एक बात कि जिस फैमिली के पास कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं है उसे सरकार वेटेज देगी। एक और बात जोड़ी थी कि अगर डिस्ट्रिक्ट कार्डर की पोस्ट है तो उस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले आदमी को, नौजवान को दूसरे डिस्ट्रिक्ट की तुलना में 5 पॉइंट का अधिक वेटेज मिलेगा। अब इसके कारण उसमें थोड़ा समय लग रहा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 2 महीनों में ये सभी लोग
सरकारी नौकरी में होंगे। जो शेष रिक्तियां हैं उन्हें भी विज्ञापित किया जा रहा है। और एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता और आप सबके बीच कहना चाहता, अगर आपको कहीं लगे कि एक भी नियुक्ति किसी की सिफारिश पर या किसी दूसरे कंसिडरेशन पर हुई है तो मेरा दरवाजा खुला है, आप मुझे बताइएगा। ऐसा हो नहीं सकता। अब इतने बड़े गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के बाद मुझे लगता है कि और क्या तरीके हो सकते हैं। एक दिन मुझे दो नौजवान मिलने आए। बातचीत में मैंने पूछा कि पढ़ाई क्या की। उन्होंने कहा एमटेक किया था बेंगलोर से। हमने कहा अभी कर क्या रहे? बाकी 4 साल से बैठा हूं, इंतजार कर रहा हूं, कोई जेई की पोस्ट निकले तो अप्लाई करूंगा, अभी तो घर पर ही रह रहा हूं। ये जो माइंडसेट है मुझे लगता है कि इसको बदलने की जरूरत है। अब वो जमाना लग गया कि सरकारी नौकरियां ही अच्छी नौकरी होती थी और मुझे लगता है कि अब उससे बेहतर नौकरियां, उससे बेहतर काम आप खुद कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में कर सकते हैं। लेकिन यहां किन्हीं कारणों से इंडस्ट्री नहीं आ सकी जिस अनुपात में आनी चाहिए थी। जो हमारे पास अकूत संपत्ति है, मैं कहूं कि हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस की अगर मैं बात करूं तो देश का 3/4 एप्पल हम पैदा करते हैं। वॉलनट अनेक नाम में ले सकता हूं, बावजूद इसके यहां इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सका। मुझे इस बात को आपके बीच बताते हुए प्रसन्नता है कि भारत सरकार ने जो न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम जम्मू कश्मीर के लिए जनवरी महीने में घोषित किया था, 28,400 करोड़ 28,400 करोड़ का इंसेंटिव जम्मू कश्मीर को आने वाले 10 साल के लिए दिया गया है। और इस बात को मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि आजादी के बाद किसी भी स्टेट को इतना बड़ा इंसेंटिव आज तक नहीं मिला। सामान्य रूप से आप देखेंगे कि जहां इंडस्ट्री के लिए इंसेंटिव दिए गए, आप में से अनेक मित्रों को मालूम होगा, तो वहां इंडस्ट्री कमाई इंसेंटिव के लिए लोग ज्यादा गए। मेन यूनिट उनकी गुजरात में थी, एक छोटी सी यूनिट लगा दिया वहां इसलिए कि इंसेंटिव मिल जाए, और बाद में वो इंडस्ट्री बंद हो गई। डिफरेंट स्टेक होल्डर से चर्चा हुई थी, जो विभिन्न स्टेट्स की पॉलिसीज थी उनका ठीक से अध्ययन किया गया था। उनकी कमियां क्या है, उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है, इन सब बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। और मुझे खुशी है आपके पीछे कहते हुए कि देश के किसी भी राज्य से बेहतर इंडस्ट्रियल पॉलिसी जम्मू कश्मीर के किसी भी राज्य, देश के डेवलप स्टेट कहे जाते हैं, उनसे भी आप तुलना कर लेंगे। और इसलिए कोशिश की गई है कि केवल श्रीनगर और जम्मू में नहीं, बल्कि उन इलाकों में भी इंडस्ट्री लगे जहां नहीं है, इसलिए वहां इंसेंटिव ज्यादा दिया गया है। दूसरी बात कि जीएसटी में 300% तक इंसेंटिव दिया है, इसलिए कि जब तक प्रोडक्शन नहीं होगा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, तब तक जीएसटी नहीं लगेगा। और इसलिए इंसेंटिव लेने के लिए कोई आकर के जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री नहीं लगाएगा। जब बनी थी पॉलिसी, घोषित हुई थी, उसके हिसाब से कई रिफॉर्म जम्मू कश्मीर में करने थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोटे तौर पर सिंगल विंडो क्लियरेंस में 60 हमारी जो सर्विसेज हैं वो ऑनलाइन हो गई, और सितंबर अंत तक जितनी भी सर्विसेज हैं कोई ह्यूमन इंटरफेस नहीं होगा, किसी आदमी का कोई दखल नहीं होगा। आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और ऑनलाइन क्लियरेंस समय सीमा के भीतर मिल जाएगा। ये व्यवस्था बनाएगी। अंतिम बात, जब पॉलिसी बनी थी, मुझे खुद भी या भारत सरकार में देश के गृह मंत्री जी के साथ, कॉमर्स सेक्रेटरी के साथ, यहाँ के अधिकारियों के साथ चर्चा करने के बाद लगता था कि 25-30 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, 4-5 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। लेकिन आज मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आज की तारीख में
25,600 करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जम्मू कश्मीर में आ गए हैं। और उसका जो दूसरा पक्ष है वो और मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग है। 12,300 करोड़ के प्रपोजल कश्मीर डिवीजन में हैं और लगभग 12,600 करोड़ के प्रपोजल जम्मू डिवीजन में। और जो उत्साह या जो इंडस्ट्री की रुचि मैं देख रहा हूं, मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि मुझे लगता है और मैं बहुत आश्वस्त हूं, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं कि कम से कम 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आने वाले 1.5 वर्षों में आ सकता है। स्वाभाविक रूप से लोगों को रोजगार मिले, लेकिन इंडस्ट्री के अनुरूप हमारे यूथ हों, उनकी स्किलिंग अप स्किलिंग उस हिसाब से हो सके, ये एक दूसरी बड़ी चुनौती। यूनिवर्सिटीज में भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने 60 टर्म कोर्सेज प्रारंभ किए, वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, डिप्लोमा के हमारे कॉलेज हो। इसके अलावा भी इस बार स्किल डेवलपमेंट पर 200 करोड़ रुपए का प्रोविजन हमने किया है ताकि यूथ को अधिक से अधिक हम ट्रेनिंग दे सकें। टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से 2 सेंटर इनोवेशन के, इंक्यूबेशन के, इन्वेंशन के बारामूला जम्मू में प्रारंभ हो गए हैं। 14 और ऐसे सेंटर इस साल हम बनाने जा रहे हैं ताकि जो भी यहाँ का यूथ वो रोबोटिक्स की ट्रेनिंग चाहता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करना चाहता है, बिग डेटा में काम करना चाहता है, वो काम कर सके। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस दिन जम्मू के सेंटर को मैंने इनाग्रेट किया, IIT जम्मू के डायरेक्टर उस मौके पर थे और उन्होंने मुझसे कहा कि साहब हमारे लैब में भी इस तरह के इक्विपमेंट नहीं है जो आज जम्मू के सेंटर में हमने देखे हैं, तो इस स्तर का शायद देश में कम स्थानों पर होगा, ये बनाने की कोशिश की जा रही है। मिशन यूथ जब लॉन्च हुआ था उसके कुछ दिन पहले, पिछले साल 2 अक्टूबर को बापू के जन्मदिन पर बैक टू विलेज 3 ये कार्यक्रम शुरू किया था। पहले भी कार्यक्रम चला था। एक बात इस बार नई जोड़ी थी कि जो भी विजिटिंग ऑफिसर पंचायत में जाएगा उसकी एक जिम्मेदारी और होगी कि हर पंचायत से 2 नौजवान चिन्हित करेगा, 2 यूथ आइडेंटिफाई करेगा जो इंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। और जेके बैंक के स्पेशल काउंटर उस दौरान पंचायतों में बैक टू विलेज कार्यक्रम में चल रहे थे। हमने अनुमान किया था कि 4290-92 पंचायतें हैं, तो 9,000 लोगों को इससे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 20,000 नौजवानों को बैक टू विलेज में हम फाइनेंशियल असिस्टेंस देने में सफल रहे। और उसका जो दूसरा पक्ष है लगभग 4600 उसमें विमेन है। और इस बार का जो हमने टारगेट रखा है, इस बार जम्मू कश्मीर के 50,000 युवाओं को, 50,000 यूथ को हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस मुहैया कराएंगे। और ये बात आपके बीच में कहना चाहता हूँ कि अगर वो संख्या 1 लाख भी होगी तो पैसे की कमी नहीं होगी। आइए आप अपना खुद कुछ काम करिए। अनेक साथियों से हम और आप रूबरू हुए। मुझे लगता है कि हमारे प्रेरणा के स्रोत वो हो सकते हैं, वो लोग नहीं हो सकते हैं जो अमन और चैन के दुश्मन हैं। मिशन यूथ के अनेक कार्यक्रम, उसकी वेबसाइट देखिए आप में से अनेक लोग जानते हैं। मुमकिन बिना किसी एक पैसे के नौजवान को कॉमर्शियल व्हीकल मिल जा रही है। और इस बार का लक्ष्य हमने रखा कि हर पंचायत में कम से कम एक नौजवान को जरूर कॉमर्शियल व्हीकल मिले। तेजस्विनी, राइज टुगेदर, टूरिस्ट विलेज, अवसर, परवाज, अनेक इस तरह की स्कीम शुरू की गई है। जम्मू कश्मीर को यूथ कैपिटल का एक सशक्त, समृद्ध और शक्तिशाली माध्यम बनाना और जम्मू कश्मीर को आत्मनिर्भर बनाने के रास्ते में इस यूथ को एक्टिव पार्टनर बनाना, मैं समझता हूं यही उद्देश्य है, यही लक्ष्य है। और जिस प्रकार से
मैं आए दिन अखबारों में अपने युवा साथियों की अचीवमेंट्स को पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ का जो टैलेंट है वो देश के किसी भी हिस्से से अच्छा है, बेहतर है। जो युवा शक्ति है, जो यंग लीडर्स हैं, वो अपने प्रतिभा से आवाम का सर, हम सब का सर गर्व से ऊंचा कर रहे हैं। आज सुबह ही अखबार में बारामूला के म्यूजिक डायरेक्टर जान निसार लोग के बारे में मैं पढ़ रहा था, जिन्होंने अपनी मेहनत से बॉलीवुड में अपना एक अलग मुकाम हासिल किया। मैं उनको हृदय से बधाई देता हूँ। मिशन यूथ के अलावा बच्चियों के लिए इंटरप्रेन्योर बनाने के लिए हौसला और साथ ये दो नए कार्यक्रम शुरू हुए हैं। अनेक बहनें हमारी परिचित हैं इससे। इसके अलावा मैंने जिस नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी का जिक्र किया, मुझे लगता है कि इसमें कम से कम 9-10 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। मित्रों, जैसा मैंने पहले कहा, यंग लीडर तैयार करने के लिए मॉडर्न एजुकेशन की भी जरूरत है। स्कूल के स्तर से ही इनोवेटिव साइंटिफिक टेम्पर की शिक्षा पर बल देना ये आवश्यक है। और जो हमारे युवा इंजीनियर्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, उनको जिन बातों का मैंने जिक्र किया, इंडस्ट्री 4.0 में काम करने लायक बनाया जा सके, इसकी ट्रेनिंग आवश्यक है। उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। युवाओं को आवाम और प्रशासन के बीच ब्रिज की तरह कैसे काम करने का अवसर मिले, ये आवश्यक है। और इसीलिए हर पंचायत में एक कोशिश प्रारंभ हुई है एक यूथ क्लब बनाने की। वो 10 नौजवान हमारे आंख, कान, नाक सब हो सकते हैं, योजनाओं को पंचायत में उतारने की कोशिश करेंगे। वहाँ के लोगों को किस तरह से आगे बढ़ना है, इस दिशा में रास्ता दिखाने की कोशिश करेंगे। और सरकारी स्कीमें जो सामान्य रूप से कमरे में बैठकर बनती हैं, वो जमीन पर उतर रही हैं कि नहीं उतर रही हैं। जिनके लिए स्कीम बने उनको उसका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मुझे लगता है यूथ क्लब इसमें हमारी सहायता करेंगे और जमीन पर उतारने में हमारी मदद करेंगे। और एक बड़ा व्यापक परिवर्तन अगर सही मायने में युवाओं की भागीदारी इसमें ठीक ढंग से हुई तो बड़ा परिवर्तन हो सकता है। और मुझे उम्मीद है कि ये यूथ क्लब जम्मू कश्मीर के युवाओं से जुड़े सभी मुद्दों का नर्व सेंटर बने, ये कोशिश जरूर की जाएगी। जो युवा स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छी स्पोर्ट्स फैसिलिटी हो। मैं देश के विभिन्न राज्यों में गया हूँ, आप में से अनेक लोगों को जाने का अवसर मिला है। मैं कह सकता हूँ जम्मू कश्मीर का यूथ का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर देश के किसी हिस्से से आप अगर तुलना करेंगे, आवश्यकताओं की कोई सीमा नहीं है, आवश्यकताएं अनंत हैं। लेकिन अगर कंपैरिजन करेंगे तो किसी स्टेट से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू कश्मीर में है। और खास तौर से PMDP प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्लान के बाद 200 करोड़ रुपए जो प्रधानमंत्री जी ने दिए, उससे इसमें बड़ी सहायता मिली। और अगर मैं बजट की चर्चा करूं तो यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स का जो बजट हमारा है वो 513 करोड़ रुपए का है। आपको आश्चर्य होगा कि देश का जो सबसे बड़ा राज्य है आबादी की दृष्टि से, उत्तर प्रदेश, उसके स्पोर्ट्स और यूथ सर्विसेज का कुल बजट जम्मू कश्मीर के आधे बजट से भी लगभग कम है, 254 करोड़। कई लोग कहेंगे कि साहब उत्तर प्रदेश से क्यों तुलना कर रहे हैं, तो देश के विकसित राज्य से भी तुलना करते हैं। मैं महाराष्ट्र का जिक्र करूंगा। महाराष्ट्र सरकार का इस साल का शिक्षा और स्पोर्ट्स, एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, कुल मिलाकर उनका बजट 2461 करोड़ रुपए है, 2461। और अगर जम्मू कश्मीर से हम उस बजट की तुलना करें, एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स कंबाइंड, तो जम्मू कश्मीर का बजट हमारा 2386 करोड़ है, 2386
26 करोड़, यानी 12 करोड़ की पॉपुलेशन जिस राज्य में रहती है उसकी तुलना में 1.25 करोड़ 1.25 करोड़ वाले यूटी की का कुल एलोकेशन महज 75 करोड़ कम है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ध्यान स्पोर्ट्स और एजुकेशन पर यहाँ का है। हमारी आबादी से 10 गुना ज्यादा आबादी है महाराष्ट्र की। ये छोटी सी जो तुलना है, मुझे लगता है ये मनसा स्पष्ट करती है, नियत स्पष्ट करती है और एक बड़ा संदेश देती है कि यूथ के लिए अवसर की कमी न हो, इसका हर प्रयास ईमानदारी से किया जा रहा है। अब जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा नौजवान, बच्चे बच्चियां इन कार्यक्रमों से जुड़ें, जम्मू कश्मीर को सभी क्षेत्रों में शिखर पर ले जाने में काम भी करें, मदद भी करें। इस अवसर पर एक आग्रह मैं और करूंगा। अभी मैं कई यंग अचीवर से मिला जो ड्रग डी एडिक्शन के लिए काम कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि एक सोची समझी साजिश के तहत युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप समझ सकते हैं। और ये केवल युवा पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए ही नहीं किया जा रहा है। मुझे लगता है कि आतंकवाद को ऑक्सीजन देने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और इसलिए इससे सजग रहने की जरूरत है। पूरी पीढ़ी को नशे की लत में धकेलने की जो एक कोशिश हो रही है, मैं समझता हूं कि इस खतरे को समझने की जरूरत है और भविष्य में ये युवा जो बन सकता है, पूरी संभावना ही ये नशा खत्म कर देती है। मैं उन मित्रों का आभारी, उनका फिर से एक बार अभिनंदन करना चाहता हूं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिन्होंने संकल्प लिया है इसे हम खत्म करके ही मानेंगे। धरती पर जो बदलाव है उसमें अपनी ऊर्जा लगाने के बजाय बहुत सारे हमारे भाई बहन, बच्चे बच्चियां इन कामों में फंस गए और मेरा दृढ़ विश्वास है कि युवा के अलावा शायद धरती पर कोई दूसरा, यूथ के अलावा कोई दूसरा किसी कल्पना को रूपांतरित करने का काम जमीन पर नहीं कर सकता है, क्योंकि क्षमता आप में है, इनोवेशन आप कर सकते हैं, क्रिएटिविटी आप में है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि सामूहिक रूप से हम सब इस सभागार में आज संकल्प लें कि जो भी भाई बहन, बच्चे बच्चियां भटक गए हैं, नशे की आदत लग गई है, उनके लिए हर प्रकार का प्रयास करके उन्हें सही रास्ते पर लाना, ताकि वो स्वस्थ भी रहें और अच्छा काम भी करें। ये हम सबको मिलकर करने की जरूरत है। The drug addiction prevents you from becoming your true self. The drug addiction kills the possibility of perfection. Remember what Mahatma Gandhi said, strength does not come from physical capacity, it comes from an indomitable will. नशा मतलब जिंदगी की बर्बादी, और हम सभी का ये दायित्व है कि हमारे जो युवा भटक गए हैं उन्हें सही रास्ता दिखाएं, ताकि वो अपनी ताकत, अपनी क्षमता अवाम की भलाई के लिए, जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए, अपनी भलाई के लिए, अपने परिवार की भलाई के लिए इस्तेमाल कर सके। I strongly believe that young leaders facilitate creation of a prosperous society that did not exist before. The young leaders, young minds can alone solve the entire world's great problems and generate more ideas and resources to confront the future challenges. You have great powers and it has to be exercised with responsibility, values, morality and ethics for further progression of humanity. आज जिन्हें यंग लीडरशिप अवार्ड मिला है वो अपने अपने क्षेत्र में भरपूर योगदान कर रहे हैं। डॉक्टर नवीद
साहब कोरोना पैंडमिक की शुरुआत से ही आवाम की खिदमत कर रहे हैं। कई कोरोना वॉरियर्स जिन्हें आज अवार्ड मिला, उन्होंने दिन रात लोगों की सेवा की है, अपने अपने परिवार और अपने जान की चिंता नहीं की है। उसी तरह आवाम में बदलाव के लिए सलीम मलिक, वेमेन एम्पावरमेंट के लिए रूमी नज़ीर, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में रौनक मिजाज, साइकिलिस्ट आदिल तेली, पर्यावरण के क्षेत्र में गुलजार अहमद, साहित्य के क्षेत्र में शाहबाज जैसे अनेक यंग लीडर्स जो यहाँ बैठे हैं, वो केवल देश में नहीं दुनिया में भी जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर रहे हैं तथा हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। इन सब पर हमें गर्व है, हम सबको गर्व है। भारत के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ऐसे कार्यक्रमों को चलाने की प्रेरणा भी देते हैं जिससे नौजवान आधुनिक भारत की बुनियाद बनाने में सहयोगी हो सके और नौजवान को अधिक से अधिक अवसर मिल सके। मैं मानता हूं जम्मू कश्मीर के हर एक नौजवान में वो क्षमता मौजूद है। एक और बात हमेशा ध्यान रखने की है कि हर एक नौजवान की पर्सनैलिटी यूनिक होती है, उसका कोई कंपैरिजन दूसरे से नहीं हो सकता। अब गुलाब के फूल की अपनी गरिमा है, उसका अपना आनंद है और ट्यूलिप का अपना गौरव है। दोनों की अगर तुलना करेंगे मुझे लगता है कि ये गलती होगी। और मैं समझता हूँ कि ऐसे ही क्षमता भी सबकी अलग अलग है और उन क्षमताओं में कैसे वृद्धि हो, उसी दिशा में कैसे वृद्धि हो, इसका प्रयास करने की जरूरत है। स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के लिए कहा करते थे कि कभी भी मत सोचो कि तुम कमजोर, उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। आदि ने संघर्ष किया, 8 दिन में कश्मीर से कन्याकुमारी का सफर पूरा कर नया रिकॉर्ड बनाया और गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि अगर संघर्ष या चुनौतियां आती हैं तो उनका मुकाबला करने की जरूरत है और मैं आपको भरोसा देता हूं कि आपकी पर्सनैलिटी को निखारने का ही काम करेगा। एक छोटी सी कहानी है, आप में से कुछ लोगों ने सुनी भी होगी, हमारे इलाके में बड़ी प्रचलित है। बहुत पहले की बात है, भगवान जब पृथ्वी पर रहते थे तो रोज उन्हें कोई न कोई पुकार सुनाई पड़ती थी। तो उनके दरवाजे पर आकर कहता था कि आज धूप निकलनी चाहिए, कोई कहता था आज बारिश होनी चाहिए, कोई कहता था आज बारिश होनी चाहिए क्योंकि मुझे खेती करनी है। भगवान ने प्लान बनाया कि अब सूटकेस पैक करके यहाँ से कहीं चलें और कहीं जाकर के बसें। वो सोच ही रहे थे कि एक किसान आया और बोला कि देखिए भगवान जी, आप भगवान जरूर होंगे लेकिन खेती की समझ जो हमको है वो आपको नहीं है और इसलिए पौधे को कितनी धूप चाहिए, कितना पानी चाहिए, कितनी हवा चाहिए, ये मैं आपसे बेहतर जानता हूँ और आपको अभी सीखने की जरूरत है। भगवान ने पूछा, फिर जब सब कुछ तुम जानते हो तो मुझे क्या करना है? तो उस किसान ने, उस फार्मर ने कहा कि मुझे 1 साल के लिए ये जो मौसम है, वेदर, इसका कंट्रोल मेरे हाथ में है और फिर देखिए मैं पूरी दुनिया में कितनी अच्छी खेती कराता हूँ और फसल से मालामाल कर दूंगा पूरी दुनिया। भगवान ने कहा कि ठीक है। अब किसान बड़ा खुश हुआ, अब पूरे मौसम का कंट्रोल उसके हाथ में आ गया। उसने धान पैडी लगाई और जब बारिश हुई तो वो थोड़ा बढ़ी, जब जरूरत ज्यादा पड़ी तो उसने और बारिश कराई, तूफान को रोक दिया, ओले नहीं पड़ने दिया और देखते देखते पैडी की फसल इतनी बड़ी हो गई, तैयार हो गई,
जो फसल कभी किसी ने देखी ही नहीं थी। लेकिन जब फसल काटी गई धान की पैडी की तो सब लोग हैरान। उसमें फसल तो बहुत लंबी थी लेकिन राइस चावल निकला ही नहीं। अब वो किसान बड़ा परेशान। उसने भगवान से पूछा कि ऐसा क्या गलत हो गया भगवान। भगवान ने कहा कि सीधी सी बात है, पैडी के सामने कोई चुनौती ही नहीं थी, कोई संघर्ष ही नहीं था। तुमने तूफान ओले सब रोक दिए और इसीलिए ऐसा हुआ। पैडी में राइस को निकालने के लिए संघर्ष का होना जरूरी है। जैसे आदिल के संघर्ष ने उसके अंदर की प्रतिभा को निखारा है। मैं समझता हूँ कि यहाँ के हर नौजवान में क्षमता है, अधिकांश नौजवानों में आदिल बनने की, या ये हमारे जो यंग लीडर्स या यंग अचीवर्स हैं अपने अपने क्षेत्रों में वैसा स्थापित करना। आज सभी नौजवान व्हाट्सएप का इस्तेमाल बहुत कर रहे हैं। मुजफ्फर साहब का काम ही नहीं चलेगा अगर व्हाट्सएप में हो। इसके बनाने वाले जॉन कून, उनकी जो मदर थी, माता जी थी, वो आया का काम करती थी, मेड सर्वेंट, और वो खुद एक जनरल स्टोर पर सफाई का काम करते थे। आज मैसेजिंग की दुनिया में उन्होंने इतनी बड़ी क्रांति कर दी है कि हर कोई कहता है कि भाई रुको जरा व्हाट्सएप कर लें। सोचिए, एक लड़के ने बनाया जो मैसेजिंग दुनिया का सबसे इस्तेमाल किए जाने वाला प्लेटफॉर्म बन गया। जीवन की तमाम चुनौतियों ने भी उनके अंदर सीखने की ललक भरी और उसे मरने नहीं दिया, और अपनी पूरी शक्ति सामर्थ्य उन्होंने भविष्य की कल्पनाओं में लगा दिया। जीवन में इंटीग्रिटी के लिए, विकास के लिए धैर्य तथा चैलेंज का होना भी बड़ा जरूरी है। अगर आप हार मानकर थक कर बैठ गए तो मैं समझता हूँ कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी नहीं हो सकता, उसमें इंटीग्रिटी भी नहीं आ सकती और चुनौतियों को पार करने की क्षमता भी नहीं आ सकती। इसलिए सभी नौजवानों से मैं आग्रह करूँगा कि चुनौतियों से हार नहीं माननी है और अपने जीवन में एक ऐसा मुकाम हासिल करना है कि पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान को आपकी उपलब्धियों पर गर्व हो। निश्चित रूप से मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ। अंत में दो पंक्तियां पेश करके मैं बात खत्म करूंगा। ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए। मुजफ्फर साहब, ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और डूब भी जाना। आंसू तो बहुत से हैं, आंसू तो बहुत से हैं आंखों में जिगर, लेकिन बिध जाए सो मोती है, रह जाए सो दाना है। आपका हर कदम जम्मू कश्मीर के लिए, इस हिंदुस्तान के लिए निर्माण में सहायक है, ऐसी मेरी आपसे उम्मीद है, ऐसी मेरी आपसे अपेक्षा है। और आपके अंदर जो ऊर्जा छिपी हुई है उसे ट्रांसफॉर्म करके इस जम्मू कश्मीर को भारत के सर्वोच्च राज्यों में स्थान दिलाने में आप मदद करें और भारत को भी ग्लोबल सुपर पावर बनाने में आप देश की सहायता करें। इससे आपकी इस मुहिम में मैं आपको भरोसा देता हूं कि आपके हर कदम पर हम आपके साथ हैं और जो भी संभव है वो जरूर किया जाएगा। आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और एक बात कहना चाहता हूं कि कई बार बातें अनेक प्रकार की चलती रहती हैं, यहाँ सब यंग अचीवर्स हैं, तो मैं आज ये कहना मुनासिब समझता हूँ कि मुझे दो ही लोगों से डर लगता है, एक भगवान और एक गलत काम, तीसरा किसी से भय मुझे है नहीं। और दूसरी बात कहना चाहता हूँ, जब तक यहाँ काम करेंगे जम्मू कश्मीर के अवाम का जो पैसा है सरकारी खजाने में
उसके एक पैसे का दुरुपयोग अपने लिए, अपने परिवार के लिए नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।